थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, ओके, जो कि क्लास 10th इकोनॉमिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी जो है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मनी और क्रेडिट। मनी क्या होता है? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मनी को जो है हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। द यूज ऑफ मनी स्पेंड्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। और आज के टाइम में जो है मनी ही हर जगह जो है यूज़ किया जाता है हमारे एवरीडे लाइफ में, ठीक है। Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single days, ठीक है। आप देखे होंगे कि हर दिन जो है बिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो होता है। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस? क्या आप हर एक ट्रांजेक्शन्स के लिस्ट को बना सकते हैं? नो, इम्पॉसिबल है। इन मैनी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन्स जो है गुड्स आर being bought and sold with the use of money, ठीक है। and some of these transactions services are being exchanged with money। कुछ गुड्स को जो है हम लोग क्या करते हैं, मनी से एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और कुछ सर्विसेज, अगर कोई भी सर्विसेज अगर लेना हो तो हम लोग उसके लिए जो है मनी को जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। सो फॉर सम there might not be any actual transfer of money taking place now but a promises to pay a money lender। Have you ever wondered why transactions are made in money? क्यों भाई ट्रांजेक्शन्स होता है, पैसों का ही क्यों ट्रांजेक्शन्स किया जाता है? द रीज़न इज सिंपल, द पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटीज और सर्विसेज दैट ही और सी माइट वांट। अगर कोई भी पर्सन के पास अगर मनी है तो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को जो है ईजिली एट एवरी टाइम जो है एक्सचेंज कर सकता है, ठीक। Thus, everyone prefers to receive a payment in money and then exchange the money for things that they want। Take the case of shoe manufacturers। तो पहले क्या हुआ था कि जो है मनी था ही नहीं, तो मनी नहीं था तो फिर आखिर में क्या था, पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। Take the case of shoe manufacturers। he want to sell shoe in the market and buy it। एक जो है शू मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो अपने शू को मार्केट में बेचना चाहता है और उसके बदले जो है वीट को खरीदना चाहता है। और शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शू दैट ही हैज़ प्रोड्यूस फॉर द मनी। तो पहले सबसे पहले क्या बेचेंगे, शू को बेचेंगे, फिर उसके बाद जो उसके पास मनी आएगा, फिर उस मनी से जो है फिर वो वीट को जो इजली खरीद लेगा। तो इमेजिन करो अगर मनी नहीं होता तो फिर ये कितनी डिफ़िकल्टी का जो है सामना करना पड़ता मैन्युफैक्चरर को, शू मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि वो डायरेक्टली तो ले ही नहीं पाता, उसको इनडायरेक्ट वे में जो है सामान को खरीदना पड़ता, ठीक। सो ही वुड हैव टू लुक फॉर वीट ग्रोइंग फार्मर्स। अगर मेरे पैसे नहीं होता तो उसको जो है वीट फार्मर्स को जो है उसको सबसे पहले जो उसको ढूंढना पड़ता कि कौन वीट दे रहा है, क्योंकि उसको वीट की नीड है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि शू जो है उसको देता और उससे जो है वीट लेता। तो कहना कि काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का जो है सामना करना पड़ता। तो एक टर्म्स आता है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, ठीक। सपोज करो कि ये जो शू मैन्युफैक्चरर है और एक है वीट, तो अगर मनी नहीं होता तो इसको चाहिए वीट, ठीक है। तो इसको भी जो है शू की नीड होनी चाहिए, तभी जो है गुड की एक्सचेंज होगी, अदरवाइज गुड की एक्सचेंज नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्टीज़ है, इसको जो है वीट फार्मर्स को खोजना होगा और इसको जो है फिर शू मैन्युफैक्चरर को खोजना होगा, तब जाके जो है टू गुड्स जो एक्सचेंज होंगे, ठीक है। और इसी को बोला जाता है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, इसी को बोला जाता है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। और यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया हुआ है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट पे कि बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। दोनों को एग्री होना होगा, ठीक है, जो भी गुड्स है उसके पास। और इसी को बोला जाता है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय, ठीक है। ये क्या बेचना चाहता है और सामने वाला जो है वही गुड्स को खरीदना चाहिए उसको, ठीक है। तभी जो है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट होगी, अदरवाइज गुड एक्सचेंज नहीं होगी विदाउट यूज ऑफ मनी, ठीक। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। तो इसी प्रोसेस जो यहाँ पे गुड्स एक्सचेंज हो रही है लेकिन विदाउट यूज ऑफ मनी, ठीक है,
डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट इज़ एन एसेंशियल फीचर, और इसके लिए क्या होगा कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट होनी चाहिए। इसी को बुलाया था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब हो गया कि गुड्स की एक्सचेंज हो रही है बिटवीन दी टू पर्सनस, टू और मोर देन टू पर्सनस, ठीक है, लेकिन जो है विदाउट यूज़ ऑफ मनी, और इस केस में जो है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट जो है प्रिडोमिनेंट होनी चाहिए, क्योंकि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट ही नहीं होगा तो फिर गुड की एक्सचेंज ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसी को बोला था बार्टर सिस्टम। इन कॉन्ट्रास्ट, ओके, सो in contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate steps eliminates the need of double considerance of want। अभी क्या हो गया कि मनी आ गया, तो मनी क्या करता है कि जो हमारे डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट को रिमूव कर देता है, ठीक, सो ख़त्म कर देता है। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर अ शू मैन्युफैक्चरर्स टू लुक फॉर अ फार्मर्स हु विल बाय हिज शू एंड एट द सेम टाइम सेल हिम। तो अभी जो है पैसे आ चुका है, मनी आ गया, तो इसीलिए जो है शू मैन्युफैक्चरर्स को जो है जो वीट फार्मर है उसको खोजना नहीं होगा, ठीक है। अब शू मैन्युफैक्चरर्स क्या करेगा कि सीधे अपने शू को बेच के जो भी मनी जनरेट होगा फिर उसके बाद जो है वीट जो है वो खरीद लेगा। तो मनी जो है सारी डिफ़िकल्टीज़ को जो है मनी क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। उसके बाद आता है ऑल ही हैज़ टू डू इन फाइंड अ बायर फॉर दिस शूज़, ठीक है। तो मनी को हम लोग बोला था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है। तो मनी को लेकर हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, और इसीलिए इसको बोला था कि मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब देखते हैं कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, क्या क्या मॉडर्न फॉर्म्स है मनी का, ठीक। वी हैव seen that money is sometimes that can act as a medium of exchange in transactions, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स में जो है मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन, ठीक है, कॉइन से पहले जो है वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज्ड एज अ मनी। कॉइन से पहले जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट को जो है मनी के तौर पे उसको यूज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल सिंस द वेरी अर्ली एज में जो है इंडियन जो है यूज्ड ग्रेन को यूज़ करता था, केटल को एज अ मनी, ठीक है। देयर आफ्टर जो है कैम द यूज़ ऑफ मेटेलिक कॉइन। पहले जो क्या होता था अर्ली एज के टाइम में ग्रेन को कैटल हो गया, इसको जो है एज ए मनी के तौर पे यूज़ करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है मेटेलिक कॉइन जो है यूज़ किया गया, गोल्ड, सिल्वर का, कॉपर का, ठीक, कॉपर कॉइन। सो अब फेज ऑफ कंटिन्यू वेल इनटू लास्ट सेंचुरी, और लास्ट सेंचुरी तक जो है अभी डेवलप की ओर में है। उसके बाद आता है करेंसी। करेंसी जो एक फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी में जो एक टाइप का जो है हम लोग का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड द करेंसी को इंक्लूड करता है, जैसे पेपर नोट्स हो गया, कॉइन्स हो गया। अनलाइक द थिंग्स दैट वेर यूज्ड एज अ मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज़ नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड। जो मॉडर्न करेंसी है, जो आज के टाइम का जो मनी है, वो प्रीशियस मेटल से बनी हुई नहीं है, जो कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। पहले का जो कॉइन होता था वो इन सब सारी चीज़ों से जो है बनी हुई होती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आ चुका है, जिसको हम लोग करेंसी बोला जाता है। एंड अनलाइक ग्रेन्स एंड कैटल देयर आर नाइदर ऑफ द एवरीडे यूज, द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ऑन। सो वाई इज़ इट एक्सेप्टेड, क्यों उसको एक्सेप्टेड किया गया एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज? इट इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेंसी को हम लोग इसीलिए एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है क्योंकि जो है इसको गवर्नमेंट एक्सेप्टेड किया है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इसको ऑथराइज किया गया, एक्सेप्टेड किया गया। इन इंडिया जो है, इंडिया में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो है इशू करता है करेंसी नोट्स को ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है RBI जो है करेंसी को इशू करता है। एज पर द इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल्स, इंडियन लॉ कोई अदर इंडिविजुअल्स जो है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो है अलाउड नहीं है करेंसी को इशू करने का। सिर्फ जो है RBI ही जो इशू कर सकता है, किसके बिहाफ पे? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। मोरेओवर द लॉ द यूज ऑफ रूपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट that cannot be refused in settling a transactions in India. No individuals in India can legally refuse a payment made in rupee. कोई भी persons जो है रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि हम जो पैसे को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर उसको ट्रांजेक्शन्स हो रही है दो गुड्स के बीच में तो उसको पैसे का एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर पैसे कोई भी अगर सेलर या फिर बायर जो है, ठीक है,
एक्चुअली सेलर ही होगा, क्योंकि सेलर अगर एक्सेप्टेंस नहीं करता रुपये को तो उसके अगेंस्ट में जो है बहुत बड़ी एक्शन हो सकती है। ही इज रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसे वाइडली एक्सेप्टेड जो है माना जाता है रुपये को। ठीक, उसके बाद आता है डिपॉजिट्स विथ बैंक। डिपॉजिट्स विथ बैंक, अदर फॉर्म्स इन विच द पीपल्स होल्ड मनी इज़ अ डिपॉजिट विथ बैंक। अदर फॉर्म्स ऑफ मनी जो है पीपल्स क्या करता है, बैंक पे जो है मनी को डिपॉजिट्स करता है। डिपॉजिट्स विथ बैंक, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल्स नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। लोगों को जो है अपने डे टू डे लाइफ के लिए जो है पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और जो भी उसका एक्स्ट्रा जो इनकम है वो क्या करता था, बैंकों के साथ क्या करता है फिक्स डिपॉजिट या फिर जो भी हो उस पर जो है बैंक पे रख देते हैं। फॉर इंस्टेंस वर्कर हु रिसीव देयर सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ पे जो है हैव एक्स्ट्रा कैश एज द बिगनिंग ऑफ मंथ। व्हाट डू पीपल डू विद एक्स्ट्रा कैश? जो भी पीपल्स को भी सपोज करो कि ये कोई पर्सनस है, ठीक है, पर्सन से जिसकी मंथली इनकम सपोज 50,000 है, 50K है, ठीक है, तो और इसकी जो एक्सपेंडिचर्स की खर्च मूल्य 20K है, 20,000 है, तो 30,000 जो इसका बचा हुआ है तो ये क्या कर देता है, बैंकों के साथ डिपॉजिट्स कर देता है। तो डिपॉजिट्स इट विद बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, जो कि बैंक अकाउंट उसको खोलना पड़ता है सबसे पहले, जिसमें उसमें नाम रहता है। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, फिर बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है उस डिपॉजिट्स को, एंड आल्सो पे एन इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट्स। और बैंक जो है उसे डिपॉजिट्स, जो इंडिविजुअल जो डिपॉजिट्स करता है बैंक पे, उसको जो है बैंक इंटरेस्ट रेट्स भी जो है देता है। इन दिस वे द पीपल मनी इज सेफ विद द बैंक्स। बैंक के साथ जो है पीपल्स जो है जो पीपल्स का जो मनी है बैंकों के साथ सेफ रहता है, एंड इट अर्न इंटरेस्ट, सेफ भी और प्लस इंटरेस्ट जो दोनों है। पीपल्स हैव द प्रोविजंस टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन द रिक्वायर्ड्स, और लोग जो है जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो सके वो पैसे को निकाल सकता है। डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड, ठीक है, डिमांड के बेसिस पे जो उसको विड्रॉ किया जा सकता है, डिपॉजिट्स किया जा सकता है। तो उसी को, और ऐसे डिपॉजिट्स को जो हम बोलाते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, कभी भी जो उस पैसे को निकाल सकता है। तो डिमांड डिपॉजिट्स, ओके, सो द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो आपको प्रोवाइड कराता है। इट इज़ दिस फैसिलिटी विच टेंड्स, it is the essential characteristic of money, essential characteristic of money, that of medium of exchange. You would have heard the payment being made of check instead of cash, ठीक है। तो आज के टाइम में क्या होता है, काफ़ी कभी जो मॉडर्नाइज सिस्टम को जो यूज़ किया जाता है बैंकों के द्वारा, जैसे चेक हो गया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कैश अगर आपको नहीं लेना तो आप चेक ले सकते हैं। फॉर पेमेंट जो है थ्रू चेक द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक, कोई भी पेयर जो कर रहा है, जो पे जो दे रहा है, तो उसका जो ऑलरेडी जो है बैंकों के साथ अकाउंट जुड़ा हुआ है, जो मेक्स आउट अ चेक्स फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। द check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been made, ठीक है। सपोज करो कि कोई भी पर्सन्स जिसका बैंक अकाउंट है, सपोज करो कि SBI में इसका बैंक अकाउंट है और इसको चेक मिला हुआ है, ठीक है, चेक मिला हो, अगर ये पर्सन्स अदर पर्सन्स को अगर चेक में सपोज करो 20K का डोनेशंस देता है, तो बैंक को जो है नहीं हाउ इसको 20K जो है इस पर्सन्स को देना ही होगा, ठीक है। और चेक क्या होता है, जस्ट एक पेपर इंस्ट्रक्टिंग होता है, ठीक है, जो कि बैंकों को देना पड़ता है अदर इंडिविजुअल्स को, किसके बिहाफ पे, जिस पर्सन्स का बैंक अकाउंट है उस बैंक पे, ओके। सो इस तरह का जो है चेक पेमेंट होता है, ओके। SBI और यहाँ पे रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है, और जिसका भी नाम होगा यहाँ पे नाम जो आपको मेंशंस करना होगा। Thus, we see the demand deposits share the essential feature of money. Demand deposits जो है बहुत ही essential features जो है मनी का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमारे चेक की फैसिलिटीज़, तो फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट द डिमांड डिपॉजिट्स मेक इट अवेलेबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज़ ऑफ कैश, ठीक है। तो हम लोग एक बहुत ही बढ़िया जो फैसिलिटीज़ हमें यहाँ प्रोवाइड मिलती है कि विदाउट यूज़ ऑफ कैश, ठीक है, आपको कैश अगर नहीं भी दोगे, अगर आप चेक अगर दे देते हो तो जो कैश की जो रिक्वायरमेंट थी वो कैश के थ्रू जो है
चेक के थ्रू जो हम उसको सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद द करेंसी द कंस्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट बैंक्स पे हियर्स, बट फॉर द बैंक देयर वुड be no demand deposits and no payment by the check against these deposits. The modern form of currency, the modern form of money जैसे करेंसी हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, क्लोजली लिंक्ड विद द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो इन सब सारे सिस्टमों से जो है लिंक्ड अप किया गया है। अब आता है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। बैंक जो है किस तरह से लोन को प्रोवाइड करता है। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर। व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट्स विच द एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। बैंक जो कि पर्सनस है, पर्सनस क्या करता है, अपने जो भी एक्स्ट्रा इनकम होता है बैंक पे क्या करता है, डिपॉजिट्स कर देता है। लेकिन बैंक जो है इन डिपॉजिट्स का आखिर में करता क्या है। सो देयर इज़ इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म्स एट वर्क हियर। एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म जो यहाँ पे वर्क करता है। बैंक क्या करता है, कीप्स ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज ए कैश विद देमसेल्फ। ये सारे पर्सनस जो डिपॉजिट्स किए हैं बैंक पे, ठीक है, ठीक है, तो इसका स्मॉल पोर्शन ही जो है इसलिए बैंक क्या करता है, होल्ड करके रखता है, और जितने भी रिमेनिंग होता है ये क्या कर देता है, लोन को एक्सटेंड कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंक इन इंडिया दिस डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज ए कैश, ठीक है। तो सपोज करो कि ये 3 इंडिविजुअल्स के द्वारा जितने भी बैंक पे डिपॉजिट्स किया गया हुआ, ठीक है, तो उसका ओनली 15% जो है ये बैंक कैश पे रखता है, और रेस्ट अमाउंट जो है ये लोन पे एक्सटेंड कर देता है। बैंक यूज़ अ मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड अ लोन। मेजर पोर्शन जो है बैंक क्या कर देता है, लोन पे एक्सटेंड कर देता है। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर द लोन फॉर द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और लोन का भी जो काफ़ी डिमांड है, काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। वी शेल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। बैंक मेक यूज़ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल्स, ठीक है। जो बैंक क्या करता है, लोन को प्रोवाइड करता है और वैसे लोगों को लोन देता है जो जिसकी रिक्वायरमेंट है लोन को, उसको फुलफिल करता है। तो इन दिस वे जो बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड, जिसके पास सरप्लस फंड है, जो कि डिपॉजिटर्स बोला जाता है, और जो होता है बोरोवर, ठीक है। तो बोरोवर तो यहाँ से क्या करता है, पैसे को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो बैंक एक प्रकार का मैकेनिज़म्स है। फिर से एक बार इस ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पे क्या है, बैंक है, ठीक है। यहाँ पे बैंक है और यहाँ पे क्या हो, डिपॉजिटर्स है। तो डिपॉजिटर्स क्या करता है कि पैसे को यहाँ पे डिपॉजिट्स करता है, और बैंक ओनली क्या करता है, 15% जो है कैश रखता है, और रिमेनिंग जो है लोन पे एक्सटेंड कर देता है। तो इसको बोला जाता है क्या, डिपॉजिटर्स। और ये जो लोन ले रहा है इसको बोला जाता है बोरोवर्स, ओके। यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू भी जो है समझाया गया, जो कि यहाँ पे डिपॉजिटर्स है जो कि बैंक पे डिपॉजिट्स कर रहा है। पीपल मेक डिपॉजिट्स, ठीक है। और यहाँ से क्या कर रहा है कि पीपल टेक लोन, और यहाँ से क्या रहता है, बैंक इसे क्या देती है, लोन देती है बोरोवर्स को। और जो डिपॉजिटर्स है, जो डिपॉजिट्स किए हैं उसको क्या देते हैं, पीपल्स मेक विड्रॉ इंटरेस्ट, और बैंक इसे क्या देती है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाती है। और बैंक जो कि लोन देते हैं बोरोवर को, उससे क्या कर देते हैं, पीपल रीपे लोन विद इंटरेस्ट, और बैंक क्या लेती है, इससे इंटरेस्ट भी जो है लेती है। तो बैंक जो है एक इंटरमीडिएट मैकेनिज्म्स के तौर पे जो है काम करता है, ओके। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, टू डिफरेंट जो है क्रेडिट सिचुएशंस होता है। इन लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म्स और द अदर। क्रेडिट इन सम फॉर्म्स और द अदर्स। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। लोन refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with the money, goods and services in return for the promises of a future payment. लोन जो है एक प्रकार का एग्रीमेंट है। लैंडर सप्लाइज द बोरोवर, ठीक है, जो कि लैंडर जो कि लोन को देता है बोरोवर्स को, इसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है कि एग्रीमेंट होती है विथ अ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न टू प्रोमिसेस द फ्यूचर्स पेमेंट। और बोरोवर को जो है कि एक्सेप्ट करना पड़ता है या प्रोमिसेस करना पड़ता है कि हाँ कि हम फ्यूचर्स में जो है आपसे जो भी पैसे लिए हैं हम उसको विथ इंटरेस्ट के साथ जो है हम आपको पे करेंगे, ठीक है। तो लोन एक प्रकार का क्या प्रॉमिसेस है फॉर टू रिपे द फ्यूचर्स ट्रांजेक्शन्स ऑफ लोन, ओके। एंड इन द
यहाँ पे केस स्टडीज़ दिया गया हुआ है। एक फेस्टिवल सीजन्स आता है, इट इज़ अ फेस्टिवल सीजन्स 2 months फ्रॉम नाउ एंड द शू मैन्युफैक्चरर्स, ओके, शू मैन्युफैक्चरर्स के बारे में जो बताया गया, सलीम हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ लार्ज ट्रेड इन टाउन फॉर 3000 पेयर ऑफ शूज़। ठीक है, ऐसे एक ऑर्डर्स आती है शू मेकर्स को, 3000 पेयर ऑफ शू का इसको ऑर्डर्स आता है जो कि डिलीवर्ड करना है उसको मंथ टाइम में, इन मंथ टाइम। टू कंप्लीट प्रोडक्शंस ऑन टाइम सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर फॉर स्ट्रेचिंग एंड पेस्टिंग वर्क। तो सलीम को जो है 3000 का जो ऑर्डर्स आता है एक टाउन से, तो उस 3000 शू को प्रिपेयर करने के लिए सलीम क्या करता है, फ्यू वर्कर्स को जो है अपॉइंट करता है। ही हैज़ टू परचेज रॉ मटेरियल जो है उसको उन्होंने जो है खरीदा। टू मेट दिस एक्सपेंस सलीम ऑब्टेन द लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज। तो ये जो 3000 का जो इसको ऑर्डर्स आया, तो सलीम के पास 2 सोर्स थे इन लोन लेने का। फर्स्ट क्या था कि आस्क द लेदर सप्लायर, जो लेदर सप्लायर है, टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रोमिसेस टू पे हिम लेटर। जो लेदर सप्लाई, जो भी रॉ मटेरियल जो उसको चाहिए शू बनाने के लिए, उसे डायरेक्ट बोलता है कि ठीक है आप मुझे अभी दे दो, मैं बाद में जो आपको दे दूँगा। तो कहने का एक प्रोमिसेस के। सेकंड क्या होता था कि अगर ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर, अगर वो नहीं मानता लेदर सप्लाईज, तो सलीम को जो लोन लेना पड़ता, ठीक है, लोन लेना पड़ता कहाँ से, लार्ज ट्रेडर से, एज एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर्स ऑफ शूज विद प्रोमिसेस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि एक प्रोमिसेस क्या लेदर सप्लायर से, दूसरा हो गया कि अगर वो नहीं मानता तो लार्ज ट्रेडर से जो है इसको क्या लेना पड़ता, लोन लेना पड़ता विद इंटरेस्ट के साथ जो इसको देना पड़ता। एट द एंड ऑफ मंथ में क्या होता है कि सलीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर्स, उसको ऑर्डर्स जो वो डिलीवर कर देता है, मेक ए गुड प्रॉफिट, इसकी प्रॉफिट अच्छी होती है, एंड रिपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। ओके, इन दिस केस सलीम जो ऑप्टेन क्रेडिट जो है टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शंस। जाहिर सी बात है सलीम ने जो भी लोन लिया तो प्रोडक्शंस पर्पसेस के लिए लिया हुआ था। द क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंस ऑफ द प्रोडक्शंस, कंप्लीट productions on time and thereby increasing his earning. Credit therefore plays a vital and positive role in this situations. तो क्रेडिट जो है इस situations पे जो है एक वाइटल रोल जो है प्ले करता है। ठीक है, एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इसको जो प्रॉफिट हुआ। सलीम जो लोन लिया लार्ज ट्रेडर्स से, ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया, प्रोडक्टिव पर्पसेस के जो है लोन को लिया, और इससे जो है सलीम को जो प्रॉफिट जो है ह्यूज हुआ। तो कहने का एक पॉजिटिव साइन है, ओके, कि लोन जो है इस केस में क्रेडिट हमारा पॉजिटिव इंडिकेटर्स देता है। लेकिन लोन जो है कभी कभी नेगेटिव इंडिकेटर्स को भी जो है शो करता है, जिससे कि एक स्वप्ना जो है, स्वप्ना प्रॉब्लम। स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है, ग्राउंड नट ऑन हर 3 acre ऑफ लैंड पे जो है वो ग्राउंडनट का जो है खेती करने के लिए चाहती है। सी टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लैंडर्स, जो कि मनी लैंडर्स से जो है लोन लेती है, टू मीट एक्सपेंस ऑफ द कल्टिवेशन। जितने भी कल्टिवेशंस की खर्चा होती है, ठीक है, तो वो सोचती है कि अगर हम कल्टिवेशंस करेंगे तो हमको रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन्स, ट्रैक्टर्स, ठीक है, सारी चीज़ जो है मुझे चाहिए। तो स्वप्ना के पास कोई पैसे नहीं थे क्योंकि काफ़ी गरीब है, ठीक है, तो उन्होंने मनी लैंडर्स के पास गया और मनी लैंडर्स से जिन्होंने लोन लिया, होपिंग दैट द हार्वेस्ट वुड पीपल repay the loan. Midway through the seasons the crop is hit by the pest and the crop fell. ठीक है, और ये मनी लैंडर्स के पास जाता है और मनी लैंडर्स जो है इसको पैसा दे देता है विथ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और स्वप्ना बोलती है कि जब मेरी फसल जो है कट जाएगी, जब हम इसको बेच देंगे, फिर जो भी हम जो प्रॉफिट होगी फिर हम जो आपको लोन जो है रिपे कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि स्वप्ना की जो क्रॉप जो है फेल हो जाती है। स्वप्ना स्प्रेज हर क्रॉप्स विद एक्सपेंस पेस्टिसाइड्स, जो कि वो पेस्टिसाइड्स लेती है। इट विल लिटिल अ डिफरेंस सी इज़ अनेबल टू रिपे द मनी लैंडर्स एंड द डेप्ट ग्रो ओवर द ईयर इनटू लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फ्रॉम द कल्टिवेशन। इट इज़ नॉर्मल क्रॉप्स दिस ईयर्स बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन, सो सी इज caught in debt. She has to sell a part of the land to repay the पे ऑफ द डेप्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि स्वप्ना जो लोन ली थी मनी लैंडर्स से, इसके क्रॉप क्या हो गया, फेल हो गया, और स्वप्ना जो है अनेबल
अनेबल हो जाती है उस लोन को रीपे करने के लिए। फिर नेक्स्ट टाइम जो है फिर स्वप्ना जो फ्रेश लोन लेती है, फिर कल्टीवेट करती है, लेकिन उससे जो वहाँ पे उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिलती है, ठीक है। और जो पहले वाला जो लोन था उसको रीपे नहीं कर पाती है, तो धीरे धीरे जो डेप्ट में फंस जाती है, ठीक है। और स्वप्ना को जो काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक नेगेटिव साइन, एक जो हमारे यहाँ पे नेगेटिव साइन है किसका, क्रेडिट का, ठीक है। क्रेडिट का जो यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर द क्रॉप प्रोडक्शंस। रूरल एरियाज़ पे जो है अब जाओगे जब भी, तो मेन डिमांड जो है हमारा क्रेडिट का क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए होता है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑफ सीड, जो कि कॉस्ट ऑफ सीड से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ equipment etc. So there is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crops. Farmers usually take crop loan at the beginning of the seasons and repay loan after the harvest. Repayment of the loan is crucially depend upon the income from the farmers. जब भी आप रूरल एरियाज़ पे जाएंगे तो वहाँ पे मेन डिमांड जो हमारा लोन का होता है वो क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए होता है। तो फार्मर क्या करते हैं, काफ़ी सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो फर्टिलाइजर्स की हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए उसको क्या चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करती है, लोन लेती है, और लोन इस बेसिस पे लेती है कि जब इसकी हार्वेस्टिंग होता है फिर उसके बाद जो लोन को जो चुकता कर देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रूशियल डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम द फार्मिंग, और ये किस पे डिपेंड करता है, इनकम ऑफ द फार्मिंग पे डिपेंड करता है, ओके। हम लोग यहाँ पे देखें कि जो स्वप्ना का जो केस था, जो फेलियर ऑफ द क्रॉप्स जो है मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। जो स्वप्ना जो लोन लेती है इसकी क्रॉप फेलियर हो जाने के कारण जो लोन को रिपेमेंट नहीं कर पाती है, सी हैड टू सेल पार्ट ऑफ लैंड टू रिपे द लोन। और स्वप्ना को जो है लैंड तक जो उसको बेचना पड़ जाता है ताकि वो जो है लोन को रिपे कर सके। तो क्रेडिट जो है इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूविंग हर अर्निंग, तो यहाँ पे लोन का मेन मकसद क्या होता है कि लोगों को हेल्प करना, उसके जो कंडीशंस को, जो भी उसके कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करना। लेकिन इस केस में क्या हो गया कि उल्टा ही हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट और ऑफ, और यहाँ पे क्या होगा, और ऑफ सिचुएशंस पे आ जाती है, क्योंकि स्वप्ना के पास जो भी लैंड था वो भी लैंड क्या हो गया, स्वप्ना बेच दी लोन को रिपे करने के लिए। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द कॉमोडिटी कॉल द डेप्ट ट्रैप्स। तो इसे डेप्ट ट्रैप, क्योंकि स्वप्ना जो है डेप्ट ट्रैप में फंस जाती है। सो क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवर इज़ वेरी पेनफुल। और जब कोई भी बोरोवर अगर इस सिचुएशंस को फेस कर लेता है तो लोन को रिपे करने के लिए बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से जो उसको गुजरना पड़ता है। इन वन सिचुएशन जो है हम लोगों ने देखा कि जो क्रेडिट हेल्प किया इंक्रीजिंग अर्निंग, पहला केस जो था वहाँ पे इंक्रीजिंग, उसकी जो प्रॉफिट इंक्रीज हुई, ठीक है, इंक्रीजिंग अर्निंग, एंड देयरफॉर द पर्सन इज़ बेटर ऑफ, और पर्सन जो बेटर ऑफ पोजिशन पे था देन बिफोर। इन अनदर सिचुएशंस पे जो था बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर हो जाने के कारण क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू द डेप्ट ट्रैप। सो टू रिपे हर लोन शी हैज़ टू सेल अ पोर्शन ऑफ हर लैंड। सो शी इज़ क्लियरली मच ऑर्स ऑफ देन बिफोर, जो पहले था उससे भी ऑर्स ऑफ सिचुएशंस हो जाता है जो क्रॉप वाले केसेस पे, स्वप्ना वाले केसेस पे। सो वाट एवर द क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट, देयरफॉर द डिपेंड ऑन द रिस्क in the situations and whether there is some support in case of loss। तो बेसिकली लोन्स जो है ना, लोन्स जो बेसिकली इस पर डिपेंड करता है रिस्क पे, सिचुएशंस कैसी है, ठीक है, वेदर जो है वो चाहे वो सपोर्टिव है या फिर वो लॉसेस है, इस केस पे इन रिस्क पे जो है डिपेंडेंट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कितने टाइप टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है। एवरी लोन जो है एग्रीमेंट जो है स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विद बोरोवर्स मस्ट पे टू लैंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। एवरी लोन एग्रीमेंट जो है, अगर आप बैंकों के पास जाते हैं तो बैंक क्या लेती है, क्वालिट्रल को यूज़ करता है। जब भी आप बैंकों के पास जाएंगे, सपोज यहाँ पे एक पिक्चर जाएगी एक मेला, ठीक है, इस मेला को जो है लोन्स चाहिए तो ये क्या जाती है, बैंक के पास जाती है, ठीक है, बैंक के पास आती है। तो बैंक
के पास जाती है तो ये बोलती है कि मुझे लोन दीजिए, तो लोन बैंक यूं ही नहीं देता है, बैंक यूज़ करता है कोलेट्रल पेपर को। उसे क्या चाहिए, कुछ प्रूफ चाहिए कि हाँ अगर आप लोन को रीपेमेंट अगर रीपे नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी जो भी एसेट्स है जो है बैंक उसे ले लेगी। तो उस एसेट्स जो पर्सनस के द्वारा बैंकों पे दी जाती है उसको हम लोग बोला जाता है कोलेट्रल। तो कोलेट्रल जो है इज़ एन एसेट दैट द बोरोअर ऑन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल्स हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, डिपॉजिट्स विद बैंक हो गया, यूजेस दिस गारंटी टू अ लैंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। जब तक लोन जो रीपे नहीं हो जाती तब तक जो सारी पेपर्स जो है बैंकों के साथ रहता है, क्योंकि बैंक को पता है कि अगर कोई भी बोरोअर्स अगर लोन को रीपे नहीं कर पाता तो ये सारे जो कोलेट्रल जो भी पेपर्स है वो सारे बैंक का हो जाएगा, ठीक है। If the borrowers fails to repay the loans, the lender has the right to seize the assets or collateral to obtain the payments. ठीक है बात, तो बैंक्स के पास या लेंडर के पास जो पूरी राइट होती है कि इस पेपर्स जो बोरोअर्स के द्वारा दिया गया हो उसको फुल्ली जो है वो यूज़ कर लें, ठीक है। देखो एक टर्म्स है हाउस लोन। हाउस लोन्स मेगा हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹5 लाख। मेगा को एक लोन लेती है 5 लाख का फ्रॉम बैंक टू परचेज अ हाउस, ठीक है, उसको हाउस परचेज करना है। एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है 12% का है। लोन इज़ टू रिपे इन 10 ईयर्स में जो उसको रिपे करना जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट पे है। मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट्स, जब सारा चीज़ जो है देती है। हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड सैलरी बिफोर द बैंक एग्री टू गिव हर द लोन्स। द बैंक retain as collateral the papers of the new houses which will be returned to the mega only when repay the entire loans। तो इसी तरह से मेगा जो है उसको लोन घर जो है इसको लेना है तो इसके लिए क्या करती है उसको जो 5 लाख की नीड है तो बैंकों के पास जाती है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है मेगा जो है सारा डॉक्यूमेंट जो है बैंकों के साथ देती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया जो कोलेट्रल्स के बारे में, ठीक। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल and documentations requirement and the mode of repayment together comprises what is called the terms of credit। तो इसी को हम लोग बोला था terms of credit, collateral, interest rate हो गया और जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का मोड ऑफ रिपेमेंट है, ठीक है, और इसी को हम बोला था टर्म्स ऑफ क्रेडिट। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी substantially from credit arrangement to the another। They may vary depending on the natures of the lender and the borrower। The next session will be provide example of the varying terms of the credit, different credit arrangement के बारे में जो बताया गया। ये पे दिया गया है कि वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट के बारे में जो यहाँ पे बताया गया। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट। रोहित एंड रंजन had finished reading about the terms of credit in class। They were eager to know the various credit arrangement that existing in their areas। ठीक है, तो बेसिकली क्रेडिट्स के बारे में जो है जानने के लिए इच्छुक है। Who were the peoples who provide the credit, by कौन प्रोवाइड जो है क्रेडिट को जो प्रोवाइड करती है, कौन लोन देती है। Who were the borrowers, आखिर में लेता कौन है लोन को। So what the terms of credit, क्रेडिट्स क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन पे बेसिस पे हो या फिर डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ना हो, क्या डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये जो दोनों स्टूडेंट हैं जानने के लिए काफ़ी इच्छुक हो रहा है। दे डिसाइडेड टू टॉक टू सम्स पीपल इन देयर विलेजेस, रीड व्हाट द रिकॉर्ड। तो यहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ दिया गया, ठीक है। तो दोनों जो है इन सब चीज़ों पे जो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे जो है जानने के लिए काफ़ी इच्छुक रहता है। एक होता है लोन फ्रॉम अ कोऑपरेटिव्स। लोन्स जो है कोऑपरेटिव से कैसे होता है। बिसाइड बैंक द अदर मेजर सोर्स जो है जो कि चीप क्रेडिट माना जाता है हमारे रूरल एरियाज़ पे, वो क्या होता है कोऑपरेटिव सोर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फिर हम लोग उसको कोऑपरेटिव्स भी बोला जाता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव पूल, देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कोऑपरेटिव जो है पॉसिबल हो सकता है, सच एज फार्मर कोऑपरेटिव्स हो गया, वेवर कोऑपरेटिव्स हो गया, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव हो गया, सेक्ट्रा हो गया, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फंक्शन इन विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। इट हैज़ 2300 फार्मर्स एज अ मेंबर। इसमें क्या होता है कॉपरेशन, एक कोऑपरेटिव बनाया जाता है जिसमें मेंबर्स की जो है ग्रुप रहता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो इसमें बेसिकली होता है,
ठीक है। तो फार्मर इज ए मेंबर, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो इसमें क्या होता है कि एक जो ग्रुप बनाया जाता है जिसमें काफ़ी मेंबर्स जुड़े हुए रहते हैं, हर किसी से जो है कुछ अमाउंट जो है पैसे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर विद दिस डिपॉजिट्स एज ए कोलेट्रल, और वही जो है उसका एक क्या एक कोलेट्रल के तौर पे जो यूज़, वही उसके लिए क्या होता है, कोलेट्रल का जो काम करता है। और जो कोऑपरेटिव हैज़ ऑब्टेन अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी मेंबर्स से किया कि थोड़े थोड़े पैसे दिए, कुछ लार्ज अमाउंट पे जो है पैसे को किया, ठीक है। क्योंकि अब अगर इंडिविजुअल्स अगर जाते बैंकों के पास तो इसको लोन देता नहीं, क्योंकि इसके पास कोई कोलेट्रल नहीं है। अब ये लोग क्या किए कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है बन गए, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पीपल्स बन गया। अब इन्होंने क्या किया कि सबसे जो है थोड़ा थोड़ा पैसा जो उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा जो कलेक्ट कर दो क्या हो गया, बड़ा ही है अमाउंट हो गया, और बैंकों के लिए जो है ये बड़े अमाउंट जो कोलेट्रल की तरह जो काम कर रहा है। अब इजीली जो है बैंक इजी लोन जो है मिल जाती है। तो इसीलिए जो हम लोग उसको बुलाते हैं कोऑपरेटिव, हर किसी के सहयोग के साथ जो है ये हुआ है, इसीलिए उसको बुलाते हैं कोऑपरेटिव लोन, ओके। उसके बाद आता है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, we have seen in the above example that peoples obtains loan from the various sources। peoples जो है काफ़ी सारे sources जो है loans को available करते हैं, various source है loan का। this various type of loans can be conventionally grouped as a formal sector loans और informal sector। जितने भी loans है उसको classified किया गया formal sectors loan और informal sectors loan पे। among the former are loan from banks and cooperative, ठीक है। among the फॉर्मर्स आर लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव, जितने भी बैंक्स और कोऑपरेटिव है वो सारे हमारे क्या फॉर्मल लोन हो गए। फॉर्मल लोन्स क्या होते हैं कि जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, जैसे बैंक हो गया तो बैंक गवर्नमेंट के कंट्रोल में, कोऑपरेटिव क्या हो गया बैंक के कंट्रोल में, तो उसे हम लोग बोला जाता है फॉर्मल सेक्टर लोन। इनफॉर्मल सेक्टर लोन क्या हो गया जिसके गवर्नमेंट का जो है इसमें कोई हैंड नहीं होता, कोई हाथ नहीं होता, जैसे मनी लैंडर हो गया, ट्रेडर्स हो जाएगा, एम्प्लॉयर्स हो गया, रिलेटिव्स हो गया, फ्रेंड हो गया, ठीक है। तो इन ग्राफ 1 में जो है आपको यहाँ पे चार्ट दिया गया है, यू कैन सी द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट टू द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इज मोर क्रेडिट जो है कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर्स और द इनफॉर्मल सेक्टर्स। मनी लैंडर्स जो है 30% कंट्रीब्यूशन से लोन का, कमर्शियल बैंक ओनली 25% ही लोन दे पाता है, ठीक है। तो मनी लैंडर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद लैंडलॉर्ड 1% है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो लोग 27% ही लोन ले पाते हैं, अदर 70% है, रिलेटिव और फ्रेंड से जो है 7% लोन को लेते हैं, ट्रेडर्स से जो है 3% लोन को जो है लेते हैं, ठीक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। तो बेसिकली फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन को कौन देखभाल करता है, आरबीआई के कंट्रोल में होता है। For instance, we have seen that the bank maintain a minimum cash reserves। तो बैंक क्या करता है कि एक मेंटेनिंग द मिनिमम कैश बैलेंस को जो है मेंटेन करके रखता है आउट ऑफ द डिपॉजिट्स द रिसीव, ठीक है। क्योंकि भाई डिपॉजिटर्स जो पैसे जमा किए तो कभी भी आ सकता है, तो इसीलिए जो है बैंकों को जो है एक मिनिमम कैश बैलेंस जो बना के रखना पड़ता है। आरबीआई जो है इसको मॉनिटर करता है दैट अ बैंक एक्चुअली मेंटेन द कैश बैलेंस और नॉट, कि एक्चुअली जो है बैंक जो मिनिमम कैश बैलेंस को मेंटेन करके रखता है या फिर नहीं, क्योंकि डिपॉजिटर्स जो है कभी भी जो है वो पैसे को जो है मांगने के लिए आ सकते हैं बैंक पे। तो इसीलिए जो है कैश जो मिनिमम कैश बैलेंस होनी चाहिए, और इसको कौन मॉनिटर करता है, आरबीआई के कंट्रोल में होता है। सिमिलरली the RBI seems that a bank gives loan not just to profit making business and trader but also to small cultivators, small scale industries, to small borrower etc. Periodically banks have to submit information to the RBI on how much they are lending और to whom और interest rate। तो सारे जो RBI जो है क्या करता है, फिक्स करती है कितनी इंटरेस्ट रेट होगी, ठीक है। So there is no organization which supervise the credit activities। कोई अदर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जो कि क्रेडिट एक्टिविटीज़ को देखे, सिर्फ ओनली आरबीआई ही जो है इस एक्टिविटीज़ को देखता है। सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ द लैंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स, ओके। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटी। लेकिन अगर हम लोग जब भी इनफॉर्मल सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो है इस तरह के
कोई सा भी सुपरविजन्स या फिर मॉनिटर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है इनफॉर्मल पे। द कैन लैंड एट वाट एवर इंटरेस्ट रेट, एक कुछ भी इंटरेस्ट रेट पे जो ले सकता है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर्स पे जो एक रीजनेबल, ठीक है, एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये कुछ भी जो मन चाहे जो वो इंटरेस्ट रेट ले सकता है इनफॉर्मल सेक्टर्स पे, जैसे मनी लेंडर हो गया, ठीक, कुछ भी जो है वो चार्ज ले सकता है, चूज। देयर इज नो वन टू स्टेप्स देम फ्रॉम यूजिंग द अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। Compared to the formal lenders, most of the informal sectors charge a much higher interest on the loan. कभी कभी क्या होता है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है चार्ज करता है लोन पे, फॉर्मल सेक्टर से भी डबल ट्रिपल। सो द कॉस्ट ऑफ बोरोर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इज मच हायर, सो द कॉस्ट ऑफ बोरोर्स जो इनफॉर्मल सेक्टर्स पे उसको काफ़ी हायर लगता है। सो हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोर इज यूज टू रीपे द लोन्स। इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो भी पर्सन्स लोन लेता है मनी लेंडर से, जब मनी लेंडर उस पर हायर चार्जेस लगाता है, तो हायर चार्जेस मतलब हायर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो उस पर्सन जो लोन लिया है उस पर्सन्स का जो भी प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो हमारी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और जो भी उसकी प्रॉफिट होगी उसको जो हाई इंटरेस्ट रेट पे देना है, तो कहना कि जो हमारी जो प्रॉफिट है वो लेस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल सेक्टर्स के कंपेयर पे, ठीक है। तो बोरोवर हैव लेस इनकम लेफ्ट विद देमसेल्फ, जो बोरोवर के पास लेफ्ट देमसेल्फ एज सॉ द श्यामल इन सोनापुर एक केस दिया हुआ था। इन सर्टेन केसेस हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग कैन मीन्स दैट अमाउंट टू बी रिपेड इज greater than the income of the borrowers. Thus, this could lead to be increasing debt, as we saw remain Sonapur and debt trap. Also, the people might wish to start an enterprises or by borrowing may not wish. तो कहना कि इनफॉर्मल सेक्टर्स जो है एक प्रकार का नेगेटिव साइन है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने के कारण कभी जो है पीपल्स लोगों को जो है डेbt ट्रैप का भी जो है सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया गया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स व्हाट। ग्राफ टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट फॉर पीपल इन अर्बन एरियाज पे अगर बात किया जाए, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स जो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे अर्बन एरियाज पे। द पीपल्स आर डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स पे जो बेसिकली इसको डिवाइडेड किया गया, फ्रॉम पुअर टू रिच एज सॉन इन द फिगर। You can see 85% of the loans taken by the poor household in the urban areas are from the informal sources. अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात किया जाए तो अर्बन एरियाज़ पर लगभग 85% लोन जो है इनफॉर्मल सेक्टर से ली जाती है, ठीक है। ओनली जो रिमेनिंग जो है परसेंटेज है जो 15 है यही जो है फॉर्मल सेक्टर से ली जाती है। किसकी डाटा है? अर्बन एरियाज़ की, ठीक है। Only 10% of the loans are from informal sources, while 90% are from the formal sectors. 85% of the loan taken household in the form of urban areas from informal sectors compared with the rich urban household. ये क्या था कि poor urban household, लेकिन जो rich अर्बन हाउसहोल्ड है वो 90% जो है फॉर्मल सेक्टर से लेती है और 10% जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लेती है। तो रिच हाउसहोल्ड्स आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल लेंडर्स, और जो फॉर्मल लेंडर से लेती है तो उसको चीप इंटरेस्ट रेट पे जो है उसको क्रेडिट मिल जाती है। वरेवर जो पुअर हाउसहोल्ड है उसको हैवी प्राइसेस जो है लगती है जो बोरोइंग जब करती है, क्योंकि इन्होंने जो है इनफॉर्मल सेक्टर से ली हुई लोन और इनफॉर्मल सेक्टर्स पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ज़्यादा है। सो व्हाट डज ऑल दिस थिंग्स सजेस्ट? फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर्स स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स of the rural peoples. First, the formal sector जो still meets only about half of the total credit, जितने भी हमारे गांव में क्रेडिट की नीड होती है only हाफ पोर्सन ही जो है सिर्फ फॉर्मल सेक्टर से जाती है। द रिमेनिंग क्रेडिट जो है टू मीट द इनफॉर्मल सेक्टर्स, और रिमेनिंग जो बची हुई इनफॉर्मल सेक्टर से रूरल एरियाज़ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो अभी भी जो है इनफॉर्मल सेक्टर्स की परसेंटेज जो है बढ़ती है। एक डाटा दिया गया हुआ है जो ब्लू लाइन है, ब्लू कलर से परसेंटेज ऑफ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर से, इनफॉर्मल सेक्टर से और ये फॉर्मल सेक्टर से। टू पुअर हाउस होल्ड जो लगभग 85% जो है लोन किससे लेती है?
इनफॉर्मल सेक्टर से और ओनली 15% ही जो है फॉर्मल सेक्टर से लेती है। हाउस होल्ड्स विद फ्यू एसेट्स, जिसके पास थोड़ा मोड़ा ज़मीन जायदाद है, तो लगभग 53% जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लेती है और 47% जो फॉर्मल सेक्टर से लेती है। जो वेल ऑफ हाउस होल्ड है 72% जो फॉर्मल सेक्टर से लेती है और 18% जो इनफॉर्मल सेक्टर से लेती है। और जो रिच हाउस होल्ड है लगभग 90% जो फॉर्मल सेक्टर से लेती है और 10 जो इनफॉर्मल सेक्टर से जो लोन लेती है, जो कि एक डाटा यहाँ पे दिया गया हुआ है। मोस्ट लोन फ्रॉम इनफॉर्मल लैंडर्स, जो भी मोस्ट लोन्स जो कि लिया जाता है जो इनफॉर्मल लैंडर्स से, कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर्स। तो इससे क्या होता है, हाई इंटरेस्ट रेट क्या है, ज़्यादा है, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने के कारण जो बोरोवर्स का इनकम क्या होता है, कम हो जाता है। सो thus it is necessary that a bank and cooperative increasing their lending particularly in the rural areas। तो बैंकों को जो आगे आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर लोगों को इनकम ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा कि पर हमारे नेशंस के डेवलप ही नहीं होगा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम एक बहुत बड़ा फैक्टर्स माना जाता है हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट का। तो इसलिए जो है नेसेसिटीज़ है कि बैंक और कोऑपरेटिव्स जो है इंक्रीज देयर लैंडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग जो है पार्टिकुलरली रूरल एरियाज़ पे क्या जाना चाहिए, सो दैट डिपेंडिंग ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस, जो भी लोग इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंडेंट है वो कम हो सके। सेकेंडली क्या है कि जो फॉर्मल सेक्टर्स लोन है नीड टू एक्सपैंड, जो भी फॉर्मल सेक्टर्स है उसको एक्सपैंड किया जाना चाहिए, गांव-गांव तक जो है फैलनी चाहिए। इट इज़ आल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दिस लोन। एट प्रेजेंट इट इज़ द richer households who receive formal credit whereas the poor have to depend on the informal sector। लेकिन आज के भी टाइम में जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर्स पे जो डिपेंडेंट है, लेकिन इसको ख़त्म करने चाहिए, तो गवर्नमेंट्स को जो है हैंड ओवर्स, गवर्नमेंट को जो है इन सब चीज़ों पे जो टेक ओवर करनी चाहिए इनफॉर्मल सेक्टर्स पे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट फॉर्मल क्रेडिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन। ठीक है, चीपर लोन से जो है पीपल्स को बेनिफिट भी हो सकती है। उसके बाद आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन द प्रीवियस सेक्शंस वी हैव सीन दैट पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। हम लोग देखें कि जो गरीब, जो पुअर है, वो इनफॉर्मल सेक्टर्स पे बेस्ड है। वाई इट इज़ सो? बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल एरियाज। बैंक जो है हर जगह तो प्रेजेंट नहीं है ना रूरल एरियाज पे, तो इवन व्हेन they are present, getting a loan from the banks is much more difficult than taking a loan from informal sources obviously are। So as we saw for mega, जैसे बैंक लोन requires a proper document चाहिए। ठीक है, बैंक तो है, लेकिन बैंक है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, कोलेट्रल चाहिए, पेपर्स चाहिए। सो absence of collateral जो है इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग अ बैंक लोन। ठीक है, इसलिए जो गरीब को जो लोन नहीं मिलती, क्योंकि भाई बैंक जो है एक प्रॉफिट मोटिव पे चलता है ना बैंक। अगर बैंकों को अगर एसेट्स क्वालिटरली नहीं मिलेगा तो फिर बैंक तो लोन देगी नहीं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या होता है, सच एज मनी लैंडर के केस पे अदर जो इनफॉर्मल सेक्टर सोर्सेस हैं, बोरोअर्स पर्सनली एंड नो, क्योंकि नो द बोरोअर्स पर्सनली एंड हिंस द ऑफन विलिंग टू गिव लोन विदाउट कोलेट्रल। और इनफॉर्मल सेक्टर्स पे क्या होता है, विदाउट कोलेट्रल पे जो आपको लोन मिल जाती है, इसीलिए जो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई होता है। बोरोअर्स जो है कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स इवन विदाउट रीपेइंग देयर अर्लियर लोन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब अर्लियर लोन को रीपे नहीं करते फिर भी उसको जो न्यू लोन मिल जाती है मनी लेंडर्स से, किस केस में, इनफॉर्मल सेक्टर्स पे। ठीक है, तो इन रिसेंट ईयर जो है पीपल ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू द पुअर्स, कि एक न्यूअर वेज जो है रिसेंट ईयर्स में जो है एक न्यू वे जो है लाया गया ताकि गरीब को जो लोन मिल सके। द आइडिया जो है ऑर्गेनाइज रूरल पुअर के लिए ही बेसिकली इस आइडिया को ऑर्गेनाइज किया गया है। इन पर्टिकुलर वुमेन, खास करके वुमेन के लिए, इनटू ए स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हम लोग SGH बोला जाता है। ठीक है, और पूल कलेक्ट
देयर सेविंग, जितने भी सेविंग होती है, जो स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप की जितनी भी सेविंग होती है उस सेविंग को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। टाइपिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है लगभग 15 से 20 मेंबर होती है, यूजली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, ठीक है, जो कि आस पड़ोस के लोग ही होते हैं, ठीक है। इसमें से 15 से 20 मेंबर्स होते हैं वो मीट एंड सेव रेगुलरली, जो है ये जो 15-20 मेंबर्स जो है इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की, इसकी जो जितनी भी सेविंग है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है। सेविंग पर मेंबर्स जो है वेराइज फ्रॉम 25 to 100 और मोर, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल्स पे जो है डिपेंड करता है कि कौन कितना दे सकता है, ठीक है, अपने सेव को। मोर मेंबर्स कैन टेक मोर स्मॉल लोन, और इसी जो कलेक्शन से जो है ये इसी कलेक्शन जो है जो मेंबर्स को क्या मिल जाती है, लोन मिल जाती है, ठीक है। स्मॉल लोन मिल जाती है फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, अपने नीड्स को जो है वो मीट कर सके। सो द ग्रुप क्या करता है, चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दिस लोन, बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लैंडर्स चार्जेस, लेकिन इस लोन पे जो है जो भी चार्जिंग है वो बहुत ही कम होता है मनी लैंडर्स से, क्योंकि मनी लैंडर्स काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लेता है, ठीक है। सो आफ्टर अ ईयर ऑफ 2 इफ़ द ग्रुप्स इज़ रेगुलर इन सेविंग, और इसी तरह से ग्रुप अगर रेगुलरली अगर सेविंग करता रहा, फिर बैंकों के पास जाती है, बैंक लोन देती है, इसी तरह से जो है अगर सेविंग हल्का हल्का जो है इंक्रीज़ होता है तो बड़ी अमाउंट पे जो है बैंक लोन देती है, ठीक है। इट बिकम एलिजिबल फॉर एबलिंग लोन फ्रॉम द बैंक, लोन इज सैंक्शंस इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इट इज़ मेंट टू क्रिएट अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और इससे क्या होता है जिसको भी नीड्स है लोन को जो है उसे मिल जाती है और उसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाता है, ठीक है, फॉर द मेंबर्स के लिए। फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर द रियलाइजिंग मॉर्टगेज लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, बाइंग सीड्स, ठीक है। तो जिसे भी लोन्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे इस पिक्चर्स में एक महिला है, ठीक, मेंबर्स है, लगभग 15 से 20 लोगों का जो एक मेंबर्स बनाया गया है, ठीक है। हर कोई जो है क्या करता है, अपनी सेविंग को जो कलेक्ट करता है, ठीक है। सेविंग कलेक्ट करने के बाद जो है इसी कलेक्ट सेविंग को जो लेके बैंक पे जाती है और बैंक जो है इसे लोन देता है, क्योंकि बैंकों को चाहिए कोलेट्रल, तो कोलेट्रल जो है सेविंग को ही जो है कोलेट्रल जो इसको मानती है बैंक, ठीक है। तो बैंक क्या करती है, उसे एक स्मॉल लोन प्रोवाइड करती है, ठीक। और इस ग्रुप को तो लोन मिल जाती है, फिर इस ग्रुप में से जिसको भी ज़रूरत है लोन को, फिर जो है उसे लोन मिल जाती है, और इंटरेस्ट रेट जो बहुत ही कम होता है मनी लैंडर्स से भी, ठीक। सो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज़ आर टेकन बाय द ग्रुप्स मेंबर्स, और लोन एक्टिविटीज़, ठीक है, क्या डिसीजंस होनी चाहिए सेविंग पे, कि सेविंग बढ़ना चाहिए या फिर थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए, कम होनी चाहिए, तो सारा डिसीजंस जो है इस मेंबर्स के लोग जो खुद लेते हैं। द ग्रुप जो है डिसाइड्स एज रिगार्ड द लोन्स, कितनी लोन लेनी होगी, ये सारे जो है मेंबर्स जो है उसमें डिसाइड करते हैं टू बी ग्रांटेड, टू पर्पस अमाउंट इंटरेस्ट टू बी चार्ज, repayment schedules, as it is the groups which are responsible for the repayment of the loan. Any case of non-repayment of loan by any one member is followed seriously by the other member in the groups. Because of these features, banks are willing to lend to the poor women when they organize in self-help group, even though they have no collateral as a cash. क्योंकि बैंकों के पास तो कोई collateral cash नहीं है। सपोज करो कि उस 15-20 जो मेंबर्स थे बैंकों के द्वारा उसको लोन मिल गया स्मॉल अमाउंट पे, अगर वो जो 15 to 20 मेंबर्स को तो लोन मिल गया, लेकिन उसमें से जो नीड है जिसे लोन्स चाहिए उसे तो लोन मिल जाती है, लेकिन अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पाती है तो फिर इस जो 15-20 जो रिमेनिंग पर्सन है फिर उसको जो लोन को रिपे करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोलेटरल है नहीं कि भाई बैंकों को जो है कोई वैल्यू जो है वहाँ पे उसको मिल सके। तो यही है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ओके। जैसे ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड एट अ रीजनेबल रेट, ठीक है। जो ग्रामीण बैंक जो है बांग्लादेश के बहुत ही सक्सेस स्टोरीज जो है माना जाता है आज के टाइम में, जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट पे जो है लोन अवेलेबल है, जो कि स्टार्टेड हुआ था 1970 पे एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट के तौर पे। ग्रामीण बैंक नाउ हैज़ ओवर 60 मिलियन बोरो इन अबाउट 40,000 विलेज स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश, ठीक है। समझ सकते कितने बड़े आंकड़ा है, 40,000 विलेज। ऑलमोस्ट ऑल द बोरोअर्स आर वुमेन, लगभग जितने भी बोरोअर्स है वुमेन है, महिलाएं हैं। बिलोंग द पुअरेस्ट सेक्शंस इन सोसाइटी, जो
कौन इस टाइप्स के लोन लेते हैं? एक्चुअली जो गरीब रहते हैं. सो दिस बोरोवर्स हैव प्रूव्ड दैट नॉट ओनली are poor women reliable borrowers but they can start with run with a variety small income generate activities सक्सेसफुल. तो कहने कहीं जो ये जो प्रोसेस है सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक सक्सेसफुल माना गया है बांग्लादेश के केस में, ठीक है, जो कि ग्रामीण बैंक 1970s लगभग 40 विलेजेस जो है इसका बेनिफिट ले रहा है. ओके, और यहाँ पे जो एक एक समरी जो यहाँ पे दिया गया हुआ है इसका, ठीक है. सो द फर्स्ट चैप्टर्स जो है क्लास 10 इकोनॉमी जो है कंप्लीट हो गया. सॉरी थर्ड चैप्टर जो कंप्लीट हो गया. फिर नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जो कि ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. ओके, आई होप